चलिए दोस्तों, तो हम लोग प्रियम्बल का जो सेकंड पार्ट है उससे आज स्टार्ट करेंगे। प्रियम्बल का फर्स्ट पार्ट हो गया है, जहां पर हम लोगों ने डिस्कस किया था, प्रियम्बल्स के बेसिक डिस्कशन की थी, जहां पर हम लोगों ने क्या क्या प्रियम्बल्स के बेसिक्स हो सकते हैं उन सभी पर डील किया कि प्रियम्बल को कहाँ से लिया गया है, उसका लैंग्वेज कहाँ से लिया गया है और बहुत सारी उससे रिलेटेड बातें। एक लास्ट कंपोनेंट जो बच गया था उसे हम इस पार्ट में डील कर लेंगे ताकि इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर सकें। तो आज ये प्रियम्बल का दूसरा पार्ट है। प्रियम्बल का पहला पार्ट आप GS 365 के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं या फिर पॉलिटी की भी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें बेसिकली जो हमारा रिमेनिंग पार्ट रह गया था वो हमें सिर्फ कीवर्ड्स डिस्कस करने थे। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है खासकर यूपीएससी जैसे एग्जाम्स के लिए, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर कीवर्ड्स को यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। तो आपको पता होगा कि जो हमारा पहला वर्ड है वो सोवेर्न है, ठीक है। सोवर्निटी और सोवेर्न जो भी आप कह सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि हमें पहले समझना होगा कि क्या इंडिया सोवेर्न है, ठीक है। ये हमें समझना होगा कि इज इंडिया ए सोवेर्न, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने बात किया था प्रियम्बल में कि प्रियम्बल में इंडिया को किस रूप में दिखलाने की बात कही गई है। तो इंडिया को एज अ सोवेरेन कंट्री के रूप में दिखलाने की बात कही गई, एज अ सोशलिस्ट के रूप में, एज अ सेकुलर, एज अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इस तरह की बातें की गई हैं। फिर बात की गई है कि किस प्रकार के हम जो क्या क्या हम अपने सिटीजन्स को देंगे। फॉर एग्जांपल हम जस्टिस देंगे तो जस्टिस कितने प्रकार के देंगे, लिबर्टी देंगे तो हम लिबर्टी कितने प्रकार के देंगे, या फिर अगर हम इक्वलिटी देंगे तो कौन कौन से फैटर्निटी है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले तो हमें यही देखना होगा कि क्या इंडिया एक सोवेरेन कंट्री है, ठीक है। तो द आंसर इज यस, इंडिया एक सोवेरेन कंट्री है, जैसा कि हमारा प्रेम्बल कहता है। बट सोवेरेन का मतलब क्या होता है? तो सोवेरेन का मतलब बहुत ही सिंपल होता है, बेसिक सा होता है कि दैट मीन्स कंप्लीट इंडिपेंडेंट स्टेट। कंप्लीट इंडिपेंडेंट स्टेट यानी कि अगर हम बात करते हैं तो ये कहना ये चाहता है कि कोई भी तरह का एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस हमें देखने के लिए नहीं मिलेगा। मीन्स इट इज नॉट अ डोमिनियन ऑफ एनी कंट्री, किसी भी कंट्री का ये डोमिनियन नहीं होगा। ये कोई भी कंट्री जो होती है वो सोवेरेन अगर है तो वो अपने इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल मैटर्स दोनों के लिए वो क्या है, सोवेरेन है। कहने का मतलब ये बहुत ही सिंपल है कि अगर कोई भी इंटरनल मैटर्स या इंटरनल डिसीजंस लेने हैं तो उसके लिए, या फिर कोई भी एक्सटर्नल डिसीजंस लेने हैं तो उसके लिए कंट्री जो होती है वो सोवेरेन होती है, उसको किसी भी कंट्री पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं होती है। बट सवाल ये उठता है कि आप कहेंगे कि बहुत सारे ऐसे मौके होते हैं जहां पर हमें देखने के लिए मिलता है कि एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस के कारण इंडिया जो है वो अपने डिसीजंस को क्या करता है, चेंज करता है। बहुत सारे ऐसे एक्सटर्नल होते हैं इंसिडेंसेस जहां पर इंडिया जो है वो अपने डिसीजंस को चेंज करता है। तो क्या वो सोवेरेन है? फॉर एग्जांपल अगर यूएस के प्रेशर में कोई भी डिसीजन है मोल्ड हो रहा है, रशिया के प्रेशर में किसी भी तरह के डिसीजन में मोल्ड हो रहा है, तो क्या इस तरह के जो डिसीजन चेंज होते हैं फिर भी हम क्या कह सकते हैं कि इंडिया जो है वो सोवेरेन है या नहीं? या फिर अगर आप देखेंगे तो डब्ल्यूटीओ के भी अंतर्गत अगर इंडिया एक डब्ल्यूटीओ का मेंबर है तो बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस हैं जो डब्ल्यूटीओ इंडिया के ऊपर उसके मेंबर होने के कारण यूज ये करता है। तो क्या फिर भी हम कह सकते हैं कि इंडिया एक सोवेरेन है? तो द आंसर इज यस सर, फिर भी हम कहेंगे कि इंडिया एक सोवेरेन है। क्यों? क्योंकि जो लास्ट डिसीजन वो हमेशा इंडिया के पास है। यानी कि दैट इज इंडिया जो अपने आखिरी डिसीजन लेता है। लेट्स फॉर एग्जांपल मैं आपके तौर पे दे सकता हूँ, जैसे आपको पता होगा कि हम लोगों ने S-400 मिसाइल सिस्टम रशिया से बाय किया, ठीक है। तो सर हम लोगों ने रशिया से बाय किया तो यहाँ पर यूएस का प्रेशर कंटिन्यूअसली आ रहा था कि वी अगर आप रशिया से लेते हैं तो हम आपको काटसा के अंतर्गत सैंक्शंस लगाएंगे। बट फिर भी इंडिया ने देखा कि इंडिया के सिक्योरिटी पर्पज से S-400 मिसाइल सिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंडिया ने इसके साथ कैरी फॉरवर्ड किया। तो उसी प्रकार से लास्ट जो डिसीजन है वो इंडिया के पास होता है, और इंडिया जो डिसीजंस लेता है वो अपने बेनिफिट को देखते हुए लेता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इंडिया एक सोवेरेन कंट्री है, उसे किसी भी तरह के इंटरनल हो या एक्सटर्नल मैटर्स के लिए दूसरे देश पर डिपेंड नहीं होना पड़ता। फिर एक और जो लास्ट बात आती है सोवेरेन कंट्री के रूप में कि अगर आप सोवेरेन हैं तो क्या? तो अगर कोई भी कंट्री सोवेरेन होती है, लेट्स से अगर इंडिया सोवेरेन है, ठीक है,
तो अगर इंडिया सोवेर्न है तो इंडिया किसी भी फॉरेन टेरिटरी को ठीक है, फॉरेन टेरिटरी को क्या कर सकता है, एक्वायर कर सकता है, सीड कर सकता है। ठीक है, तो ये सोवेरेन कंट्री होने के बेनिफिट्स होते हैं। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो द नेक्स्ट वन इज द सोशलिस्ट। हम इंडिया को एज अ सोशलिस्ट कंट्री के रूप में देखते हैं। ठीक है, सोशलिस्ट की जैसे ही अब बात आती है, यानी कि इसका संबंध सोशलिज्म से है। ठीक है, इसका संबंध क्या है, सोशलिज्म से। और सोशलिज्म टर्म का जैसे ही आता है तो हमारे दिमाग में यूएसएसआर आता है। ठीक है, कि बिकॉज हम देखते हैं कि यूएसएसआर जो है वो एक ट्रूली सोवेरेन कंट्री है। यूएसएसआर जो है वो क्या है, ट्रूली सोशलिस्ट कंट्री है। तो अगर हम बात करते हैं कि सोशलिस्ट कंट्री किसे कहते हैं, यानी कि जो सोशलिस्ट कंट्री होते हैं उसके क्या क्या डायमेंशंस होते हैं, क्या क्या पैमाने होते हैं जिसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि कोई भी कंट्री सोशलिस्ट है। तो सबसे पहला तो यही है कि अगर किसी भी तरह का बेनिफिट है तो वो बेनिफिट एवरी मेंबर को मिलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई रिसोर्सेज है तो उसका बेनिफिट जो है वो सभी मेंबर्स को क्या मिलेगा, इक्वली मिलेगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मिलना तो चाहिए, लेकिन कैसे, तो इक्वली मिलना चाहिए। ठीक है, सेकंड थिंग कि नो वन शुड बी लेफ्ट आउट। कोई भी इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो जिसे हम छोड़ दें, यानी कि नो वन शुड बी लेफ्ट आउट। नोबडी शुड कंसंट्रेट वेल्थ। कोई भी जो है वो कंसंट्रेट वेल्थ ना करे, वेल्थ रिसोर्सेज या कुछ भी आप कह सकते हैं। तो किसी भी तरह का कंसंट्रेशन जो है वो वेल्थ का ना हो, ये एक सोशलिस्ट कंट्री का ये होता है। इसमें जो एक मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ कि सोशलिस्ट कंट्री का मेन क्या होता है, कि सोशलिस्ट कंट्री का जो सबसे मेन होता है वो ये होता है कि गवर्नमेंट, जो हमारा गवर्नमेंट है वो उस कंट्री के जितने भी रिसोर्सेज होंगे उन सभी रिसोर्सेज का अगर सोल अथॉरिटी जो है वो कौन है, तो वो गवर्नमेंट होती है वहां की। और फिर अगर उन रिसोर्सेज से जो भी बेनिफिट होता है उस रिसोर्सेज के बेनिफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है हर व्यक्ति के पास। ठीक है, ये होता है ट्रू सोशलिस्ट कंट्री। जैसे कि आप देखेंगे कि यूएसएसआर इज अ ट्रू सोशलिस्ट कंट्री। बट वहीं अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो क्या आपको इंडिया में ऐसा देखने के लिए मिलता है, द आंसर इज नो। क्योंकि आप देखेंगे कि इंडिया में प्राइवेट सेक्टर बहुत ज्यादा है, और अभी तो आप देखेंगे कि प्राइवेटाइजेशन का और भी ज्यादा ये है। अगर आप देखते हैं 1991 में आपके एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। उसके बाद इंडिया के मार्केट को ओपन कर दिया गया था फॉरेनर्स के लिए भी, यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशंस या कोई भी आके इजीली मार्केट में, इंडिया के जो मार्केट है उसमें इन्वेस्ट कर सकते थे, ये कर सकते थे। तो फिर क्या हम कह सकते हैं कि इंडिया एक सोशलिस्ट कंट्री है, तो भी कहेंगे यस सर, हम कह सकते हैं कि इंडिया एक सोशलिस्ट कंट्री है। द आंसर इज वेरी सिंपल, व्हाई हम कह सकते हैं, क्योंकि इंडिया जो है वो डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट कंट्री है। या फिर हम इसको और दूसरे टर्म में कह सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि इंडिया इज अ फेबियन सोशलिस्ट कंट्री। इंडिया एक फेबियन सोशलिस्ट कंट्री है। अब फेबियन सोशलिस्ट कंट्री का मतलब क्या होता है, फेबियन सोशलिस्ट कंट्री का मतलब यही होता है सिंपल सा, कि अगर फॉर एग्जांपल कोई भी सोशलिस्ट गोल्स है, एग्जैक्ट अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पर ये क्या कहता है, सोशलिस्ट का एग्जैक्ट गोल क्या है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होने चाहिए। जो रिसोर्सेज हैं उनका सभी को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, कोई भी नो वन शुड बी लेफ्ट आउट। जैसा कि मैंने बताया ये तीन होते हैं कि नोबडी शुड कंसंट्रेट वेल्थ, कोई वेल्थ कंसंट्रेट नहीं करे, कोई छूटना नहीं चाहिए, और जो बेनिफिट्स हैं वो सभी पर्सन्स को इक्वली मिलना चाहिए। तो यहाँ पर भी इंडिया में अगर आप देखें तो प्राइवेटाइजेशन है, डेफिनेटली सही है, प्राइवेट कंपनीज है, ठीक है, बट जो गवर्नमेंट है वो एश्योर करता है कि कोई भी नो वन शुड बी लेफ्ट आउट, और जो चीजें हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, पूरी तरह से इक्वली डेफिनेटली नहीं हो सकता, तो कोई भी जो है वो ना हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि इंडिया में अगर देखें तो प्रोग्रेसिव टैक्स जो है कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को ये कर प्रोग्रेसिव टैक्स जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को रोकने के लिए, कि अगर आपकी इनकम कम है तो आपको कोई भी देने की जरूरत नहीं है टैक्स, अगर थोड़ी ज्यादा है तो आपको एक्स अमाउंट देने की जरूरत है।
अगर इससे ज़्यादा है तो x+10 आपको देने की ज़रूरत है, फिर अगर इससे ज़्यादा है तो आपको x+20 देने की ज़रूरत है। जिस तरह से आपका इनकम बढ़ेगा उसी तरह से टैक्स भी बढ़ेगा, इसे ही हम कहते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स। तो इंडिया में आपको प्रोग्रेसिव टैक्स देखने के लिए मिलता है। गवर्नमेंट जो है वो आमतौर पर वेलफेयर स्कीम्स लाती रहती है, जिस वेलफेयर स्कीम्स के मदद से जो कोई भी सेक्शन है, जो मार्जिनलाइज सेक्शन है, उन्हें उसका बेनिफिट मिल सके। तो अगर हम ये कह सकते हैं कि इंडियन सोशलिज्म ट्रू सोशलिज्म तो नहीं है, बट इट इज अ ब्लेंड ऑफ मार्क्सिज्म एंड गांधीज्म, यानी ये मार्क्सिज्म और गांधीज्म इन दोनों के ब्लेंड है। अगर आप यूएसएसआर में देखेंगे तो वो ट्रूली मार्क्सिज्म को फॉलो करती है, बट हम लोग मार्क्सिज्म और गांधीज्म के ब्लेंड को फॉलो करते हैं, बट हम लोग बहुत ज्यादा हद तक लीन्ड हैं टुवर्ड्स गांधीज्म प्रिंसिपल। ठीक है, तो इस ये बेसिकली होता क्या है, ये अपने आप में एक मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल है। मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल कहने का मतलब है बहुत ही सिंपल है। मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल कहने का मतलब है कि प्राइवेट सेक्टर प्लस जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो दोनों साइड बाय साइड चलेंगे, ये आपका यानी कोएग्जिस्ट साइड बाय साइड। ठीक है, एक लास्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अब याद रखेंगे कि ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के अंतर्गत जो है सोशलिस्ट टर्म को क्या किया गया था, ऐड किया गया था। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं सेकुलर। इंडिया को एक सेकुलर कंट्री के रूप में भी देखा गया है। तो बेसिकली सेकुलर का मतलब क्या होता है, तो सेकुलर जैसे हम बात कर लेते हैं इंडिया को सेकुलर, एक तरफ फ्रांस भी आता है, फ्रांस भी सर हमारा क्या है, एक सेकुलर कंट्री है। तो फ्रांस एक सेकुलर कंट्री है, तो फ्रांस एक ट्रू सेकुलर कंट्री है, या फिर जो सेकुलरिज्म का एक एग्जैक्ट मीनिंग होता है वो फ्रांस फॉलो करता है। हम भी सेकुलर हैं, बट हमारे यहाँ जो है वो पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म है। अब पॉजिटिव कॉन्सेप्ट और न्यूट्रल कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म का मतलब क्या होता है, ये हम थोड़ा समझते हैं। इससे पहले देखिए एक छोटा सा यहाँ पर स्टेटमेंट है, वो आप ध्यान रखेंगे, बिकॉज फैक्ट्स भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। तो कांग्रेस का एक अवधि सेशन हुआ था। ठीक है, कौन सा सेशन हुआ था, अवधि सेशन। कांग्रेस का एक अवधि सेशन हुआ था 1955 में। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी को स्टैब्लिश करने के लिए पहली बार एक रेजोल्यूशन पास की थी। कांग्रेस अडॉप्टेड अ रेजोल्यूशन टू स्टैब्लिश सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी, अवधि सेशन 1955। तो एक छोटा सा स्टेटमेंट था, आप ध्यान रख सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं फ्रांस की, तो फ्रांस किस तरह से न्यूट्रल सोशल सेकुलर कंट्री है। सेकुलर का मतलब होता है गवर्नमेंट शुड नॉट फेवर एनी रिलीजन, किसी भी तरह के रिलीजन को फेवर ना करे, यानी कि गवर्नमेंट का किसी भी प्रकार का रिलीजन ना हो। गवर्नमेंट शुड नॉट हैव एनी रिलीजन। तो अगर हम फ्रांस की बात करते हैं तो फ्रांस नो रिलीजन कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है, यानी कि फ्रांस में किसी भी तरह के वहाँ की गवर्नमेंट किसी भी तरह के जो रिलीजन है उसे ना तो सपोर्ट करती है और ना ही किसी भी तरह का जो कह सकते हैं बेनिफिट ना प्रोवाइड करना, वैसा भी नहीं है। ठीक है, बट अगर हम इंडिया में देखते हैं तो इंडिया एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट पे चलता है। पॉजिटिव कॉन्सेप्ट कहने का मतलब सिंपल सा यही है कि इंडिया में जो है वो रिलीजन को गवर्नमेंट रिलीजन या रिलीजियस मैटर में इंटरफेयर करती है। यहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो सोलली अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करती है किसी भी तरह के रिलीजियस मैटर पे इंटरफेयर करने के लिए। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो इंडियन गवर्नमेंट रिलीजियस मैटर पे इंटरफेयर करती है, बट कैसे, इक्वली, यानी कि सभी के लिए बराबर। अगर इंडियन गवर्नमेंट किसी भी तरह के रिलीजियस टॉर को या फेस्टिवल्स को स्पॉन्सर कर रही है तो वो हर रिलीजन के लिए करेगी, यानी इक्वल, यानी कि इक्वल स्टेटस की बात कही जा सकती है कि हर रिलीजन को एक समान दर्जा, एक इक्वल स्टेटस दिया गया है। तो ये एक अपने आप में पॉजिटिव कॉन्सेप्ट हो जाता है, यानी गवर्नमेंट किसी को हिंडर नहीं कर रही है तो सपोर्ट कर रही है। बेसिकली न्यूट्रल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। तो ये हमारे यहाँ आपको देखने के लिए मिलता है। इसके बाद अगर आप देखते हैं तो ये आपको देखने के लिए मिलेगा आर्टिकल नंबर 25 टू 28 के अंतर्गत फंडामेंटल राइट्स में, जो कि हम जब आगे फंडामेंटल राइट्स को डिस्कस करेंगे तो वहां पर हम इस चीज को बहुत ही ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें जो लास्ट चीज है वो ये आपको याद रखनी है कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत इसे भी ऐड किया गया था, जो कि आपका 1976 का है। ठीक है,
अब हम आगे आ जाते हैं तो एक और टर्म आता है कि हम इंडिया को किस रूप में देखना चाहते हैं। हम इंडिया को एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में देखते हैं। अब सर डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है? तो डेमोक्रेटिक तो बहुत ही सिंपल है, हम लोग बार बार इस चीज को डिस्कस करें। डेमोक्रेटिक कहने का मतलब है पॉपुलर सोवरेनिटी। पॉपुलर सोवरेनिटी। पॉपुलर सोवरेनिटी का मतलब क्या है सर? पॉपुलर सोवरेनिटी का मतलब क्या है? पॉपुलर सोवरेनिटी का मतलब ये है कि जो सुप्रीम अथॉरिटी है, जो सुप्रीम अथॉरिटी है वो कौन है? पीपल। सुप्रीम अथॉरिटी कौन है? पीपल। अब इसका एविडेंस हमें कहां से मिलता है? तो सर इसे हम रिपब्लिक के टाइम पे भी देख लेंगे, ठीक है। तो सुप्रीम जो है वो कौन है? पीपल। हम इसको रिपब्लिक के टाइम पे देखेंगे किस तरह से हमें इसका एविडेंस मिलता है सुप्रीम अथॉरिटी का। तो डेमोक्रेसी बाय द पीपल फॉर द पीपल, ठीक है, आपको पता होगा। तो अगर हम बात करते हैं डेमोक्रेसी की, तो हमारे यहाँ आपको पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक, ठीक है, तीनों तरह के देखने के लिए मिलते हैं। यानी कि हमारे यहाँ आपको तीनों तरह के जो है वो देखने के लिए मिलते हैं। यानी कि पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक। सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी हमारा डीपीएसपी आपको प्रोवाइड कराता है। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी आपको फंडामेंटल राइट्स क्या करता है? प्रोवाइड कराता है, ठीक है। अब देखिए बेसिकली डेमोक्रेसी भी दो प्रकार की होती है, एक होती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, एक होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो इंडिया में डायरेक्ट डेमोक्रेसी तो डेफिनेटली नहीं है। डायरेक्ट मीन्स पीपल ही उसमें सोल अथॉरिटी होते हैं, जैसे कि वो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करते हैं, रेफरेंडम, इनिशिएटिव, पब्लिसाइड, रिकॉल, ये सब। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में होता क्या है कि अगर पीपल हैं तो पीपल होंगे, पीपल अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करेंगे और फिर वो रिप्रेजेंटेटिव्स उन्हें क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे, उनके लिए रूल्स बनाएंगे। तो उसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो इंडियन डेमोक्रेसी किस प्रकार की डेमोक्रेसी है? तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद हम आ जाते हैं रिपब्लिक। अब थोड़ा सा रिपब्लिक से आप डेमोक्रेसी को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? बहुत ही सिंपल है। रिपब्लिक यानी कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट, और कह सकते हैं कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट कहने से बेहतर है, बिकॉज इंडिया में हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज पीएम। हेड ऑफ द स्टेट क्या देते हैं? हेड ऑफ द स्टेट जो कि कौन है? प्रेसिडेंट, इज बीइंग इलेक्टेड बाय द पीपल। वो किनके द्वारा इलेक्ट किया जा रहा है? तो पीपल के द्वारा इलेक्ट किया जा रहा है। अगर सर आप देखेंगे तो रिपब्लिक में कैसा होता है कि एक होता है सर आपका मोनार्क, एक होता है रिपब्लिक। मोनार्क यानी कि हायरार्की है। फॉर एग्जांपल अगर आप ब्रिटिश में जाके देखते हैं, ब्रिटेन में बेसिकली, तो ब्रिटेन में आपको देखने के लिए मिलता है कि मोनार्कियल सिस्टम है, यानी कि वहां के जो हेड हैं, हेड ऑफ द स्टेट जो है वो हायरार्कियल है। यानी लेट से कोई हैं तो उनके फिर बाद में सन या डॉटर बनेंगे, फिर उसके बाद उनके, इस प्रकार से। बट रिपब्लिक में आपको इस तरह का देखने के लिए नहीं मिलता है। कोई भी प्रेसिडेंट है तो उनकी हायरार्कियल, उनके बेटे या कोई डॉटर या सन नहीं आएंगे, जिनको पीपल अगले बार इलेक्ट करेगी वो आएंगे, ठीक है। ये चीज आपको कहाँ मिलती है? आर्टिकल नंबर 55 और 54 और 55 में, जहां पर इलेक्शन की बात कही गई है, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, वहां पर सारा कुछ बहुत ही ज्यादा डिटेल में आपको दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ तक हम लोगों ने बात कर लिया कि हम लोग इंडिया को किस रूप में देखना चाहते हैं। हम इंडिया की जब बात करते हैं तो इंडिया को हम किस रूप में देख रहे हैं। बट अब यहाँ सवाल आ जाता है कि हम यहाँ के लोगों को क्या देंगे, व्हाट वी आर गोइंग टू गिव टू द पीपल। तो सबसे पहले सर आता है जस्टिस। हम जस्टिस देंगे तो जस्टिस कितने प्रकार के हम जस्टिस देंगे? तो हम जस्टिस देंगे सोशल जस्टिस, हम जस्टिस देंगे इकोनॉमिक जस्टिस, ठीक है, हम जस्टिस देंगे पॉलिटिकल, ठीक है। अब देखिए हमें यह समझना होगा कि बेसिकली जो ये जस्टिस है वो सबसे पहले तो लिया गया था रशियन रिवॉल्यूशन से। कहाँ से लिया गया है? तो सर इसे लिया गया है रशियन रिवॉल्यूशन से। जस्टिस हैज बीन टेकन फ्रॉम द रशियन रिवॉल्यूशन 1917। और हमारे यहाँ तीन प्रकार के जस्टिस होते हैं, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल।
इन दो जस्टिस को अगर हम ऐड करके बोलें तो इन दो को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। ठीक है, अब इसे डिस्ट्रीब्यूटिव कैसे कहते हैं वो हम वन बाय वन करके देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सोशल जस्टिस की, किस प्रकार से आपको हमारे कंट्री में सोशल जस्टिस मिल रही है। तो सर सोशल जस्टिस जो है वो हमारे कंट्री आपको प्रोवाइड करती है आर्टिकल्स के थ्रू। फॉर एग्जांपल आप आर्टिकल्स ले सकते हैं, ये सारे आर्टिकल्स आपको सोशल जस्टिस प्रोवाइड करा रहे हैं, यानी कि किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, किसी भी तरह का आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं देखने को मिलेगा, कास्ट, सेक्स, रेस, रिलीजन, इन सभी के बेसिस पे सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा, किसी भी तरह का अनटचेबिलिटी ये नहीं है। ये सारे आर्टिकल्स को हम फंडामेंटल राइट में जब डील करेंगे तब आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी, यानी कि एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस टू एनी सेक्शंस और पर्टिकुलर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, किसी भी सेक्शन को किसी भी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को किसी भी खास तरह का प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा। अब यहाँ पर रिजर्वेशन की बात जो आप कहेंगे कि रिजर्वेशन तो इसके विरोध में, डेफिनेटली नहीं। हम अगर बात करते हैं कि कोई बैकवर्ड क्लासेस हैं तो उनकी इम्प्रूवमेंट की बात होगी, इसे हम फंडामेंटल राइट में डील करेंगे कि क्या रिजर्वेशन जस्ट है या नहीं। उसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिक जस्टिस की, तो इकोनॉमिक जस्टिस भी हमें प्रोवाइड किया जा रहा है। इकोनॉमिक जस्टिस यानी कि आपको किसी पूरी तरह का राइट है, किसी भी तरह का प्रोफेशन, फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आपको दिया गया है कि आप किसी भी तरह का जो प्रोफेशन है उसे आप फॉलो कर सकते हैं, किसी भी तरह की वोकेशन है उसे आप फॉलो कर सकते हैं, किसी भी तरह का आपको दिक्कत नहीं। इसके बाद पॉलिटिकल तो आपको पता ही होगा, बहुत सारे आपको पॉलिटिकल राइट्स दिए गए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो राइट टू वोट ही है आपके पास, जो आपके पास पॉलिटिकल राइट है, आप खुद कॉन्टेस्ट कर सकते हैं इलेक्शन में, किसी भी तरह का आपको ये नहीं है। तो ये सारी जो चीजें हैं वो आपको पॉलिटिकल जस्टिस भी प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट टर्म जो है वो है हमारा लिबर्टी। अब थोड़ा समझते हैं लिबर्टी। देखिए लिबर्टी और फ्रीडम में क्या अंतर होता है वो हम लोगों ने बेसिक लेक्चर में आप लोग के साथ डील किया है, तो वहां पर आप जाकर देखेंगे कि बेसिकली लिबर्टी और उसमें क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि सर लिबर्टी जो है वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? फ्रेंच रिवॉल्यूशन से, 1789 से। ठीक है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से सिर्फ लिबर्टी नहीं लिया गया था, बेसिकली इक्वलिटी और फैटर्निटी भी ली गई थी। ये सारे जो टर्म्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए आप ध्यान रख सकते हैं। तो लिबर्टी का मतलब यही होता है बेसिक सा कि किसी भी तरह के रिस्ट्रेन का एब्सेंस, यानी कि किसी भी तरह का इंडिविजुअल, कोई भी इंस्टीट्यूशन आपके ऊपर किसी भी तरह का रिस्ट्रेन ना लगाए, आपको फुल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड हो ताकि आप अपने आप को डेवलप कर सकें, मींस प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर द डेवलपमेंट। ठीक है, तो लिबर्टी हमारे देश में आपको किस प्रकार से मिलती है? तो लिबर्टी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं ऑफ थॉट, ऑफ एक्सप्रेशन, ऑफ बिलीफ, ऑफ फेथ, ऑफ वर्शिप। किसी भी तरह का आप थॉट रख सकते हैं, किसी भी तरह का एक्सप्रेशन, बिलीफ रख सकते हैं, फेथ रख सकते हैं, किसी भी तरह की आप वर्शिप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिबर्टी से आपको यहां समझना है कि लिबर्टी का मतलब ये नहीं होता कि जो आप चाह रहे हैं वन लाइक्स वो आप करें, डेफिनेटली नॉट। लिबर्टी एक लिमिटेड है, आपको लिमिटेशंस हैं, यानी कुछ लिमिटेड ग्राउंड पे ही आपको लिबर्टीज दी गई हैं। ठीक है, लिबर्टी का मतलब ये नहीं होता है, या फिर हम इस तरह से कह सकते हैं कि इंडिया में जो लिबर्टी आपको दी गई है वो एब्सोल्यूट नहीं है, नॉट एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट नहीं है, बट क्वालिफाइड। ठीक है, आपको लिबर्टी दी गई है बट ये एब्सोल्यूट नहीं है अपने आप में, क्वालिफाइड। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं। तो आगे आप देखेंगे सर हमारे सामने आता है इक्वलिटी एक्ट। सर हम इक्वलिटी की बात करते हैं, इक्वलिटी में भी हम बात करते हैं बहुत सारे, हम सिविल यानी कि सिविक, फिर हम पॉलिटिकल इक्वलिटी की बात करते हैं, फिर हम बात करते हैं इकोनॉमिक इक्वलिटी की। तो इस तरह के हम इक्वलिटीज की बात करते हैं। सबसे पहले इक्वलिटी का मतलब यही होता है कि किसी खास सेक्शन को, यानी सबको समान अधिकार है, किसी भी खास सेक्शन को किसी स्पेशल तरह के प्रिविलेजेस नहीं दिए जाएंगे,
यानी सभी को एडुक्वेट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड किए जाएंगे बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। सभी को एक इक्वल क्या दिया जाएगा, इक्वल स्टेटस दिया जाएगा, इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराए जाएंगे। हमारे यहाँ इक्वलिटी आपको दो प्रकार की मिलती है, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस और इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। ठीक है, अब सिविक, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इक्वलिटी को समझते हैं। सर सिविक का मतलब क्या है? अगर हम यहाँ पर आर्टिकल्स देखेंगे तो आप आर्टिकल्स लिख सकते हैं, 14, 15, 16, 17, ये सारे आपके आते हैं, 18 तक आता है। ये सारे आर्टिकल्स आपको प्रोवाइड कराते हैं इक्वलिटी, किस प्रकार के, यानी इक्वलिटी बिफोर लॉ। इसी में दो आते हैं, इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये हम लोग डिस्कस करेंगे फंडामेंटल राइट में बहुत डिटेल से। तो यानी कि सभी लॉ के समान, लॉ के सामने बराबर है, कोई भी अपने मतलब फॉर एग्जांपल कोई रिच है या पुअर है, लॉ के सामने सभी बराबर है। उसी प्रकार से किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, आर्टिकल 15, किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इन सभी के बेसिस। उसी प्रकार से आपको किसी भी तरह के एम्प्लॉयमेंट में सेम अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी। अनटचेबिलिटी आपका फॉल, अनटचेबिलिटी आपके साथ नहीं, मतलब प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी है या फिर एबोल्यूशन ऑफ टाइटल्स भी है। उसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं पॉलिटिकल राइट्स की, तो पॉलिटिकल राइट्स मैंने आपको बताया था राइट टू वोट, राइट टू वोट। इसके अलावा हम लोग आर्टिकल 326 में किसी भी तरह का आप कॉन्टेस्ट कर सकते हैं इलेक्शन। फिर आपका आता है आर्टिकल 325, दैट इज नो वन इज इनएलिजिबल। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि मतलब इलेक्टोरल रोल्स में किसी भी तरह के मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप कॉन्टेस्ट करना चाहते हैं इलेक्शन, तो आपको अगर इलेक्टोरल रोल में कॉन्टेस्ट कराना है तो किसी भी तरह का आपके साथ ये नहीं होगा कि इस रिलीजन के बेसिस पर या इस रेस के बेसिस पर आपको डिस्क्रिमिनेट कर, नहीं, आपको फुल मौका दिया जाएगा, यानी इक्वल अपॉर्चुनिटी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। उसी प्रकार से मैंने आपको बताया था कि आप किसी भी तरह का वोकेशन फॉलो कर सकते हैं, किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है, आपको इक्वल पे मिलेगा, ठीक है, और इक्वल वर्क मिलेगा। तो यह सारी चीजें हैं, ये आर्टिकल 39 के अंतर्गत है आपका डीपीएसपी के अंतर्गत। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक इक्वलिटी है। ठीक है, समझ आ रहा है? तो ये जो है वो आपको इकोनॉमिक इक्वलिटी की बात की गई है, यहाँ पर क्लियर हो रही है। देखिए आप समझिए इस चीज को कि प्रियम्बल अपने आप में एक समरी है, ठीक है, तो समरी होने की वजह से इसमें थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, क्योंकि इसे जब हम लोग पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को डील कर लेंगे तब आपको ज्यादा इजी होगा, खासकर फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी वाला पर जब पार्ट हम लोग डिस्कस कर लेंगे तब आपको थोड़ी सी ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी यहाँ पर। ठीक है, एक लास्ट टर्म आ जाता है हमारे सामने, दैट इज फैटर्निटी। आखिरी टर्म है फैटर्निटी। फैटर्निटी का मतलब है सेंस ऑफ ब्रदरहुड, सेंस ऑफ ब्रदरहुड। किस प्रकार का सेंस ऑफ ब्रदरहुड, यानी कि भाईचारा, तो सेंस ऑफ ब्रदरहुड। ठीक है, आप देखेंगे ये फंडामेंटल ड्यूटी में भी दिया गया है कि हर इंडिविजुअल, अगर आर्टिकल हम 51A की बात करते हैं तो हर इंडिविजुअल को यहाँ पर बात कही गई है कि ब्रदरहुड को क्या करना है, प्रमोट करना है, हार्मोनी को प्रमोट करना है, इस तरह से आपको क्या करना है, प्रमोट करना है। ठीक है, इसी में अगर हम देखते हैं फैटर्निटी में ही तो बात कही गई है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी की। तो यहाँ पर जो इंटीग्रिटी टर्म होता है सर, वो इंटीग्रिटी टर्म आपका 42nd अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत ऐड किया गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि इंटीग्रिटी जो टर्म है वो आपका इसके अंतर्गत ऐड किया गया है। अब देखिए मैंने आपको लास्ट टाइम जो डिस्कशन किया था तो वहां पर मैंने आपको यूनियन ऑफ ट्रिनिटी की बात की थी, थोड़ा सा यहाँ पर उसके बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा क्लैरिटी मिल जाए। यूनियन ऑफ ट्रिनिटी, ठीक है, ठीक है, यूनियन ऑफ ट्रिनिटी में मैंने बताया था कि तीन, लिबर्टी, इक्वलिटी और फैटर्निटी, ये तीनों मिलके आपको क्या करते हैं, यूनियन ऑफ ट्रिनिटी है, यानी ये तीनों आपको सोशल डेमोक्रेसी प्रोवाइड करते हैं। क्यों सर, इसको थोड़ा सा एक बेसिक हम लोग देखते हैं, ऑल्दो इतना रिक्वायर्ड नहीं है बट फिर भी हम थोड़ा देखेंगे
ये तीनों इंटर रिलेटेड है। सर अगर मान लेते हैं आपको लिबर्टी नहीं दी गई है, आपको इक्वलिटी दी गई है, यानी हर के पास इक्वल स्टेटस है बट लिबर्टी नहीं है, यानी सबको इक्वल स्टेटस दिया गया है बट लिबर्टी नहीं है, यानी कि आपको जो करना है वो आपको नहीं पता, बट ये है कि मान लेते हैं एक्स अमाउंट ऑफ काम है या फिर एक्स अमाउंट पावर्स हैं, तो वो सभी को दिया गया है। ठीक है, यानी इक्वलिटी किस प्रकार का, किसी को भी घर से बाहर नहीं निकलना है। तो ये सभी के साथ है, सिर्फ आपके साथ स्पेशल कोई इसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं, तो इक्वलिटी है। बट क्या लिबर्टी मिल रही है सर? नहीं। तो यानी कि अगर सोशल डेमोक्रेसी चाहिए तो ये तीनों चाहिए। फॉर एग्जांपल एक और देखते हैं, आपको लिबर्टी दी गई है बट आपको इक्वलिटी नहीं दी गई है, यानी कि सभी को लिबर्टी है, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराई जा रही है बट इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि सर कोई सेक्शन ऑफ सोसाइटी, पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी बहुत ज़्यादा आगे हो जाए और कोई सेक्शन बहुत ही पीछे रह जाए। तो यानी कि अगर सोशल डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो इन तीनों का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तभी जाकर ये हो सकता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पर चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आगे हम लोग इसके बाद डिस्कस करेंगे। थैंक यू।